यहाँ पे हमने लिखा प्रश्नावली 1.4 का शांत है अशांत पहला क्वेश्चन हमको चेक करना था। पहला प्रश्न था 13/225। अब हमने इसको डिवाइड करके देखा तो ये आंसर आता है। ये भी सपोज हमको ये डिवाइड करके नहीं देखना, बिना भाग विधि से देखना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए, ये तो हमको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन ये हमको भाग विधि नहीं करना है इसको। तो इसका हम हर लिखेंगे। हर है 3125। 3125 को हमने गुणनखंड निकाल लिया, 5 625 5, और यहाँ पर ही 5 आएगा। तो 5 बार 5 आया तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5। 5 की घात 5 को लिख सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, हमको 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m लाना है। यहाँ n और यहाँ m। तो देखेंगे तो यहाँ 5 बस है ना, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं 2 लाने के लिए। और कोई भी संख्या की घात अगर 0 लगा दो तो उसका मान 1 होता है। s की घात 0 बराबर 1, ये आप याद रखिए अच्छे से। तो x की जगह कुछ भी संख्या हो सकती है। तो 2 की घात 0 और 5, तो n और m। अब शर्त क्या है, n और m की ऋणेतर पूर्णांक होने चाहिए, मतलब ऋण ना हो, 0 हो 1 हो कुछ भी हो, 2 हो 3 हो, इस तरह से हो सकते हैं। इसको इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो इसके हर को, तो इसलिए ये शांत है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। जिस संख्या के भी हर को 2 टू द पावर n m टू द पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो वह संख्या पूर्णांक होगी। दूसरा सवाल है हमारा 17/8। अब आप क्या देख के बता सकते हैं शांत है या अशांत है, क्योंकि 8 को गुणनखंड क्या होगा, 2 चौके 8 2 दूनी 4 1 2। इसके हर को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब हमको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 नहीं तो 1 मान सकते हो कोई भी संख्या को। 2 टू द पावर 3 और यहाँ 5 है ना, तो 5 की घात 0 लगा दो, क्योंकि m और n की शर्त क्या है कि ऋण बस ना हो, बाकी कोई भी संख्या हो चल जाएगा, तो हमने 0 लगा दिया। इस तरह से ये भी शांत है, मतलब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर शांत आएगा। शांत मतलब कुछ फिनिट डेसिमल पॉइंट्स आएंगे, निश्चित दशमलव बिंदु आएंगे। 17/8 करके देख ले तो ये आता है 2.8 दूनी 16 125, ये आता है। कुछ चीज़ें आप हमेशा याद रखो ये ऐसे करने के लिए। कैसे कि इसको लिख सकते हो 16/8 धन 1/8, तो ये तो सीधा सीधा 2 आ गया उत्तर, मैं समझा रहा हूँ आपको। और 1/8 का मतलब होता है 25 पैसे का भी आधा, तो 12.5 पैसे, तो ये 12.5 पैसे 0.125। अगर कहीं 1/2 लिखा है तो वो है 0.5, अगर कहीं 1/4 लिखा है तो वह 0.25। इस तरह से आप समझ सकते, तो ये भी शांत हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 64/455, ये हमारा थर्ड वन, दिस इज द थर्ड वन। 64/455। हमको भाग नहीं देना है कि इसका भाग देना चल दिए 64 में, ऐसा नहीं करना, बिना भाग दिए देखना। तो हमको पता है अगर हमको इस 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये भी हमेशा लिखो जहाँ m और n ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर का मतलब ऋण ना हो बस, और बाकी कुछ भी हो पूर्णांक में। 455 का हम लोग इसका हल करेंगे, देखेंगे कि इसका हर क्या है। हर है हमको पता चला 455, प्रश्न में दिया है 5 से भाग जाएगा, आखिरी में 5 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा। 5 ना कर 5 से कम 5, अभी जाएगा ही नहीं। 7 से जाएगा 13 कम 13, तो ये हम इसको ले सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस रूप का नहीं है, 5 की घात 1 तो है लेकिन 7 भी है और 13 भी है, इस रूप का नहीं है, इसलिए ये अशांत होगा। अब आप देखिए, अगर आप डेसिमल में ले जाएंगे 0.14065934065934, ये बिल्कुल रिपीट हो रहा है यहाँ से।
10465 इस टाइप से चलता चलेगा। तो आपको पता चल गया कि अगर जिस भी संख्या का हर 2n 5n फॉर्म का नहीं है, इसके सिवा कुछ है, जैसे ये है इसके सिवा कुछ, तो वो अशांत होगा। ये क्या होगा? अशांत होगा। कई बार अशांत ऐसा भी लिख देते हैं और अशांत वैसा भी लिख देते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th वाला। पंद्रह बटे 1600 1600 को 2 से भाग दो, 2 बटे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 100 दूनी 200, 50, 25, 5 5। देखिए मतलब उसके हाथ में गुणनखंड निकले और 2 और 5 रहे, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4 5 6 7, 6 बस 3 3 6 और 5 की घात 2। तो सीधा बात है, ये किस फॉर्म का है? 2n 5m फॉर्म का है, अतः ये शांत होगा। चेक करने के लिए आप लोग कैलकुलेटर से भाग भी दे सकते हो, ऐसे ही 15 बटे 1600। ये देखो आ गया, कितना आ गया? 0.00937, ये शांत हो गया, बस पूरा भाग चला गया। तो ये पकड़ सकते हो, ये क्या है? क्योंकि इस लिखना पड़ेगा, चूंकि इसका हर इस रूप का है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां सवाल कहता है 29 बटे 343। अब आप देखो ना, इसमें 2 का भाग जाएगा ना 5 का भाग जाएगा, तो ये सीधे अशांत है। ठीक है, क्लियर? गुणनखंड निकालने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आना चाहिए। अब आप देखिए छठवां कहता है 23 बटे 2 की घात, ऐसा भी सवाल दे सकता है 3 और 5 की घात 2। इसमें तो आपको सीधे से दिख रहा है 2n और 5m की फॉर्म का, तो ये शांत है, दिस इज टर्मिनेटिंग। 7वां देख लेते हैं लोग। ये कहते हैं 129 बटे 2 to the power 2, 5 to the power 7 और 7 to the power 5, ऐसा प्रश्न। तो ये क्या है? ये अशांत होगा। क्यों? क्योंकि 2 to the power n तो है, 5 to the power n भी है, लेकिन ये 7 भी नहीं होना चाहिए ना, 7 भी है यहाँ पर, इसलिए ये होगा अशांत होगा। ठीक, जो वही होंगे जो 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म के, अदरवाइज दूसरे सब अशांत होंगे। छः बटे 15 बहुत ही सरल संख्या है, पूरा चला जा रहा भाग। हाँ, इसको आपको किस रूप में देखना है? अभाज्य रूप में लेकर आना है। ऐसा नहीं कि अभी 15 का ही तुमने गुणनखंड निकालने लगा, ऐसा नहीं करना है। पिछले सवाल में भी एक बार चेक कर लो, गुणनखंड तो नहीं था 129 का, नहीं था। तो देखो इसको काटो पहले, 3 दूनी 6, 3 5 15। ये एक्चुअल में क्या लिखा है? 2 बटे 5। घुमाने के लिए दे सकता है, क्योंकि आप निकालोगे 15, ये तो 3 गुणे 5 है। अरे सर ये तो अभाज्य अशांत कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको पहले आप विभाजित करो, सबसे पहले विभाजित हमने कर लिया, केवल 5 बचा। तो 5 भी इसी फॉर्म का, 5 को लिख सकते 5 गुणे को लिख सकते 5 गुणे 2 की घात 0। ये फॉर्म मिल गया इसका 2 to the power n into 5 to the power n का, इसलिए शांत। भाग देके देखो लोग, 5 चौको 20.4 शांत है। तो ये समझाने के लिए था कि पहले इसको काट लीजिए आप अच्छे से। अब 9वां देखते हैं लोग। पैंतीस बटा 50, इसमें भी वही करेंगे, भाग जा रहा है तो पहले जाने दो उसको। 50, तो ये 2 गुणे 5, तो ये भी शांत हो जाएगा। ठीक, 2 गुणे 5 मतलब 2 to the power n into 5 to the power n,
ये भी शांत है ना, सरल लग रहा है ना। इस तरह से करना चाहिए। अब 77 बटे 210, अभी देखो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 3 से 11, 11 से 77 है, 77 गुणनखंड है तो 7 है या 11 है, 11 से काट तो 11 एकम 11 बचेगा 10, तो 99 नहीं कटेगा, तब 210 का गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 5 से 5 से 35, तो इसका गुणनखंड 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया। 2 5 तो ठीक है, लेकिन ये 3 और 7 है, इसको अशांत कर देंगे। तो 77 बटे 210 आपका अशांत आएगा। ये आएगा आपका रिपीटिंग हो जाएगा 2.36666666 जी, सीधा गणित दिख रहा है ना आपको, 3 और 7 है, अशांत हो गया। अब 10वां सवाल, आप ये चीज़ सीख रहे हैं कि कब कोई संख्या जो है शांत होती है और कब कोई संख्या जो है अशांत होती है, बिना भाग दिए जान रहे हो गया। 10 से 10 ही सवाल थे पूरे, है ना, 10, ये 10वां सवाल था, हमने कर लिया। दूसरा प्रश्न है, जो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत थे। तो शांत कौन कौन से थे, शांत था पहला वाला, है ना, 3125 था जिसके आखिरी में, ठीक, 8 वाला नहीं था, 8 वाला भी था, मतलब दूसरा, क्योंकि 8 को 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हो, जिसके हाथ में केवल हार लिख दे रहा हूँ, चलो ये भी पूरा लिख देता हूँ। 13 बटे 17 बटे 8, और 455 का भी हमने निकाला था क्या, वो भी शांत निकला था। उस तरह से करना है। और आपका ये 6वां भी है, 5वां नहीं है, चौथा भी है 1600 वाला, 7वां भी नहीं है, 5वां भी है, ठीक है, 9वां भी है और 10वां भी नहीं है, क्योंकि 0.366 आया था। इस तरह से आप जो पुराने प्रश्न किए हैं वो आप देख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो 3 है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या है, अभी वास्तविक संख्या है, उनके प्रसार दिए गए हैं नीचे, है ना। तो यह स्थिति इनके लिए निर्धारित करना है कि संख्या परिमेय संख्या नहीं, मतलब आपको ये बताना है वो रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर नहीं है। परिमेय संख्या की पहचान ये आपको करना है। किस केस में करना है, उनके दशमलव प्रसार को देख के करना है। तो पहला प्रश्न है इसमें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये क्या है, p/q के रूप में इसको लिख सकते हो, 9 शून्य आएंगे, ये हो गई परिमेय संख्या, ठीक है। ये शांत है इसलिए इसको आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो, पहला, ये परिमेय संख्या है। दूसरा, एक आपको दिया है 0.120, फिर 1200, फिर 12000, मतलब रिपीट नहीं हो रही है संख्याएं, देखो आप, पैटर्न कोई भी नहीं है ना, और अशांत भी है। तो यह एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है, इसको डेसिमल के रूप में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको ये पता नहीं चलेगा कि कितने जीरो लगने हैं इसके बाद में, एक बात। तीसरी बात, कोई संख्या ऐसी लिखी है, यही संख्या है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बार लग गया, मतलब ये रिपीट होने लगी। ये आवर्ती और पुनरावर्ती है। आवर्ती मतलब रिपीट होने वाली, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगी, तो भी ये अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या एक ही केस में होगी, वो शांत हो, ठीक है। और अशांत दो प्रकार की हो सकती हैं, इधर सब पूरा एग्जाम्पल दिया है। ये अनावर्ती है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, और इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों ही अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। अब आज हम क्या करते हैं कि ये जो चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा ख़त्म हो गया। सारी वीडियो को मैं प्ले लिस्ट में बना के डाल दूँगा बढ़िया से जमा के 1 बाई 1, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा समरी कर लेते हैं, इसकी क्या कर लेते हैं, समरी मतलब सारांश, पूरा दोहराव कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, देखे थे ये इस पार्ट से जो है कम से कम 5 से 7 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे समझी तो 5 नंबर आपके फाइनल एग्जाम में पक्के, कभी कभी 10 नंबर के भी आते हैं, कभी कभी 5 के, मिनिमम 5 के तो आना ही आना है। एक बार में हम लोग फटाफट जो है इसका दोहराव कर लेते हैं। क्या था, मैंने सूत्र भी आपको बताया था, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो, ए और बी दो क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये जहाँ पे आर की क्या शर्त है मैंने बताई थी, वो आपको याद होना चाहिए। आर की शर्त थी वो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा, ठीक। फिर दूसरी बात थी HCF निकालना। HCF हमने कैसे निकाला था कि चरण बताए थे, है ना। Q और R ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करा था, जहाँ पे A = QB + R था। हमने देखा था कि यदि जो शेष है R = 0 हो जाता है तो HCF B है, और इसी तरह से जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक वो संख्या HCF नहीं होती। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये कहाँ एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ये तो ये प्रमेय का है, और दूसरा एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ किया गया था, HCF निकालने के लिए किया गया था। HCF फाइंड आउट करने के लिए किया गया था। जब तक भाग देते चले जाते हैं जब तक कि वो शेषफल 0 नहीं आ जाता, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। तो चरण में एक बार लिख देता हूँ शॉर्टकट में, स्टेप 1 स्टेप 2। सबसे पहले हमको दो संख्याएं रहती हैं A और B, उनका हमको HCF निकालना रहता है। तो ये एक शर्त और थी कि A बड़ा रहता है B से, तो ये लिखते हैं अपन A = B, ठीक है। अब हमको किसी संख्या का गुणा करना है Q में, B का गुणा करना, कुछ जोड़ना है, वो R जोड़ना रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो कि ये इक्वल हो जाए। अब देखते हैं R 0 है कि नहीं है। अगर मान लो 0 नहीं है तो फिर सेम रिपीट करेंगे, और अगर R 0 हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है, तो ये जो संख्या है आपकी B है वही आपका HCF होता है, ठीक। इस तरह से होगा। अब अंकगणित की आधारभूत हमने प्रमेय का पढ़ी थी, 3rd वाला पॉइंट जो है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें पूरे चैप्टर का थ्योरी समझाया गया है, चैप्टर 1 का पूरा एब्स्ट्रैक्ट रहेगा इस वीडियो के अंदर। तीसरा हमने पढ़ा था अंक, ये मैं बराबर प्ले लिस्ट में डाल दूंगा अच्छे से, एक एक करके सीरियली, तो आपको सब मिल जाएंगे। एक एक प्रश्न हमने हल किया है, एक एक थ्योरी लगाई है, एक एक उदाहरण दिया, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ा है, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथ्स, वो क्या था, वो भी हमने पढ़ा। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सवाल रट के नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझ के जाना है। ये था प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक संख्या को, भाज्य संख्या को जिसमें भाग चला जाए, प्रत्येक भाज्य संख्या जो है वो किस रूप में दर्शाई जा सकती है, गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, खंडों के रूप में दर्शाई जा सकती है, ठीक है। और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, अर्थात कोई ध्यान दिए बिना अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं, मतलब कभी भी अभाज्य गुणनखंड आ सकते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई 15 है, उसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 या 5 × 3, क्रम मिलीमीटर का पालन करते हैं। ये है भाज्य संख्या,
और ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है कि स्वयं वह संख्या और एक से तो विभाजित होगी लेकिन और कोई दूसरा विभाजित करने वाला उसका नहीं होगा। ये तीसरा था। चौथा कॉन्सेप्ट था हमारा p कोई अभाज्य संख्या है, यदि ध्यान दीजिए p कोई अभाज्य संख्या है। p क्या है? अभाज्य। अभाज्य आप समझ लो उसमें भाग किसी संख्या का भी नहीं जाएगा, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और p a स्क्वायर को विभाजित करता है। a स्क्वायर को क्या करता है? p क्या करता है? विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो a को भी p विभाजित करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, है। इसमें समझा कि अगर पिताजी को ही हरा दे रहा है तो बेटा जी भी हार जाएंगे। तो ये स्क्वायर विभाजित करता p तो a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये था कॉन्सेप्ट चौथा वाला। आज के इस वीडियो में पूरा चैप्टर 1 जो है पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जा रहे हैं। पांचवी बात जो थी उत्पत्ति थी कि अपन ने देखा कि करनी 2, करनी 3, करनी 5 कैसे अपरिमेय संख्याएं हैं। जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि स्क्वायर निकालते हैं उसको अभाज्य से भाज्य ला देते हैं, एक विरोधाभास के थ्रू इसको हम लोग सिद्ध कर रहे थे। फिर छठवीं चीज हमने देखी, ये सब क्या थी? अपरिमेय संख्याएं। फिर छठवां चीज हमने देखा था कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत वाली कंडीशन देखी थी हमने, है ना। क्या था उसमें? q जो होना चाहिए p/q तक q वो किस रूप का होना चाहिए? 2n और 5m का होना चाहिए। ये ऐसा होगा, एक प्रमेय ये थी। और कंडीशन क्या थी? n और m की जरूर लिखो। n और m क्या थे? ऋणेतर पूर्णांक थे। ऋणेतर पूर्णांक मतलब ऋण ना हो ना ही जीरो भी चलेगा, ऋणेतर पूर्णांक। पूर्ण संख्या समझ लीजिए एक तरह से। पूर्ण संख्या में 0 और 1 2 3 4 शामिल रहता है। सातवां कॉन्सेप्ट हमने समझा था इसका विलोम, कि अगर कोई संख्या x बराबर p/q है, एक ऐसी परिमेय संख्या q का भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब हमको केवल परिमेय संख्या ही दी थी, जो पहला प्रश्न था। हमने q को चेक किया कि भाई इसको 2n और 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने देखा तो वो संख्या क्या निकल रही थी? शांत निकल रही थी। मतलब इसका उल्टा देखो, अगर शांत है तो इसका जो हर होगा इस फॉर्म का होगा, इसका उल्टा अगर ये है तो ये होगा। शांत से ये निकल रहा है 2n 5n, और अगर आप 2n और 5n कहीं मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि वो संख्या शांत है। ठीक। अब इसका आठवां कंडीशन, लास्ट कंडीशन थी कि x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका q का भाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो वो अशांत होगी और आवर्ती होगी। ठीक, इस तरह से हुआ। और हमने एक चीज़ और समझी थी। क्या समझी थी? HCF गुणे LCM बराबर PQR समझा था। ये भी दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणा करते थे तो वो दो संख्याएं आती थी ना, तो गुणा आता था। और अगर 3 संख्याएं हैं तो हमको 3 संख्याओं का निकालेंगे, A B C, और इनका भी A B C, इधर गुणा करेंगे A गुणे B गुणे C। इस तरह से हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट जो पूरा होता है। और ये सारी प्ले लिस्ट में आप देखिए, एक तरफ से पूरे चैप्टर एक ही अच्छे से जमा देंगे, एक ही बड़ा सा वीडियो बन जाएगा, उसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।